नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉलिनोमियल, जो क्लास 9th की बुक है, चैप्टर 2 है। ठीक है, इसका वन शॉट वीडियो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। बस आप लोग 10 से 15 मिनट शांत होकर के बैठिएगा और समझिएगा। पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए, आपने क्लास 8 में, अगर क्लास 8 की बात करें तो उसमें आप लोगों ने सीख लिया था क्लास 8 में अलजेब्रिक एडिशन, मतलब अलजेब्रिक एडिशन सीखा था, सब्सट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था और डिवीजन सीखा था। किस फॉर्म में? अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली थी। इसके साथ ही आप लोगों ने क्या सीखा था? इसके साथ ही आपने सीखा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। इसके साथ ही आप लोगों ने सीखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने कहाँ सीखी थी? क्लास 8 में सीख ली थी। ठीक है, इस क्लास में आप लोग क्या सीखेंगे? इस क्लास में आप लोग सीखेंगे इसका फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें पॉलिनोमियल से रिलेटेड आप लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दो चीजें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए पॉलिनोमियल सीखने से पहले। एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, वो सभी जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे दो चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, कांस्टेंट क्या होता है और दूसरा है वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वह टर्म होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब वैसे को वैसा रहे, जैसा है वो बदले न, जो नहीं बदलता उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हमारा कोई भी नंबर होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, जो बदलता है। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता है, वेरिएबल का मतलब जो बदलता है। ठीक है, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे इस वाले पार्ट को देखा जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला दें, जैसे 2 और x लिख दें तो हमारा 2x हो गया। क्या हो गया? एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे 4y हो गया, 4y स्क्वायर हो गया, ये भी क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे 2z क्यूब हो गया, क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें 2 तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन z का मान बदलेगा, बदल सकता है, यह वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मान जो होता है जो बदलता रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो नहीं बदलता, वेरिएबल जो बदलता रहता है। जो आप इसमें सीखेंगे, कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादा करके न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 के फॉर्म में रहेगा। और जो वेरिएबल इसमें दिया जाएगा वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, जो इस वाले फॉर्म में रहता है उसमें रहेगा वेरिएबल। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का हमेशा, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर इसमें आप लोग देखोगे तो 4 4 हमारा एक कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट? मतलब कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर हमारा स्क्वायर रहेगा तो उसकी साइड हमेशा 4 रहेगी, हमेशा उसकी साइड 4 रहेगी। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो साइड होगी वो हमेशा 4 होगी। और मतलब इसमें 4 साइड होते हैं। ठीक है, लेकिन साइड की लेंथ अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ये होता है 4 सेंटीमीटर, ये बदलता रहता है। ये 2 है तो ये 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इसकी साइड का जो लेंथ होती है वो बदलती रहती है।
लेकिन उसका जो साइड होता है 4 होता है, तो मतलब ये वाला पार्ट जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसकी साइड जो होगी वो वेरी करेगी, बदलती रहेगी। तो यह वेरिएबल हो जाएगा, इसका साइड वेरिएबल होगा और जो 4 होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है, जो नहीं बदलता है। जैसे इसमें जो है साइड हमेशा स्क्वायर का 4 ही रहेगा, हमेशा 4 ही रहेगा, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो बदलती रहेगी। ठीक है, तो 4 हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, साइड क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक, चलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार कांस्टेंट और वेरिएबल अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, वेरिएबल पूछा जाता है कि कितने होते हैं। जैसे कि मान लो ये 4x² प्लस 5y⁴, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने वेरिएबल है, कहोगे सर इसमें 2 वेरिएबल है। हम कहेंगे कैसे, कहोगे सर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है, दो दो वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें बताओ आप लोग, 2x³ प्लस 5y² माइनस 7z, इसमें कितने वेरिएबल हैं, कहोगे सर इसमें 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक z है। तो ये कितने वेरिएबल का हो जाएगा, 3 वेरिएबल का हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया, कितने वेरिएबल का होंगे, जिसमें जितने x y z रहेंगे उतने वेरिएबल का वो होगा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया। अब जानते हो एक और चीजें हैं, वेरिएबल समझ में आ गया ना, जितना एक्स वाई जेड रहेगा उतने वेरिएबल का रहेगा। ठीक है, अब एक होता है टर्म। टर्म क्या होता है, टर्म जैसे कि अगर मैं आप लोगों को लिखूं एक x² प्लस 2x, इसमें पूछूंगा कितने टर्म है, कहोगे सर इसमें 2 टर्म है, एक x² है, एक 2x है। ठीक है, यही टर्म होता है। टर्म इसमें कितने हैं, तो 2 टर्म है। कौन कौन से हैं, एक x² है, एक 2x है। अब बताओ, अच्छा ठीक है, इसमें कितने टर्म होंगे, x² प्लस z³ माइनस 7, इसमें कितने टर्म है, कहोगे सर इसमें तो सीधे से दिख रहा है, एक y² है, एक z³ है, एक 7 है। इसमें कुल कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं 7x³ प्लस 5y² माइनस 7z प्लस 8, इसमें कुल कितने टर्म होंगे, कहोगे सर इसमें कुल 4 टर्म होंगे, एक 7x² होगा, 5y² होगा, 7z होगा, एक 8 होगा। कुल कितने टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, इसमें 4 टर्म है लेकिन वेरिएबल कितना होगा, अगर इसमें वेरिएबल आपको पूछेगा तो वेरिएबल, एक वेरिएबल x होगा, एक वेरिएबल y होगा, एक वेरिएबल z होगा, मतलब 3 वेरिएबल हैं और 4 टर्म हैं। समझ में आ गया, वेरिएबल क्या होता है, जो एक्स वाई जेड वाला पार्ट होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जितने भी पार्ट ये हैं वो सारे क्या है, टर्म हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग अभी कमेंट में बताओ, इसमें कितने वेरिएबल होंगे और कितने टर्म होंगे, इसको आप लोग बताओ अभी तुरंत। इसमें कितने वेरिएबल हैं और कितने टर्म हैं, वीडियो पॉज करो, कमेंट में बताओ कितने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सवाल नंबर 1 का आंसर आप लोग जा करके अभी बताओ। ठीक, चलो, उम्मीद है सब बच्चे बता रहे होंगे क्योंकि सबको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल बताया, मैंने आपको क्या बताया, टर्म बताया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी टर्म होता है, जैसे ये 7x³ हो गया ना, तो x³ के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x³ के साथ 7 का मल्टीप्लाई है, तो x³ का कोफिशिएंट जो होगा, x³ का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा, -7 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए -x³ प्लस 7y² माइनस जेड, इसमें अगर आपसे पूछा जाए y² का
कोफिशिएंट क्या होगा, कहोगे फिर वाई स्क्वायर ये है, इसके साथ 7 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं एक्स क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, तो इसमें अगर आपसे पूछूं मैं जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कहोगे सर जेड स्क्वायर ये है, जेड स्क्वायर के साथ 1 का मतलब 1 इंटू जेड स्क्वायर, जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, इस कारण से इसका कोफिशिएंट -1 होगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब आप लोग हमें बताओ इसमें बताओ एक्स क्यूब लिख दे रहे हैं प्लस 9x² प्लस 8x माइनस 7, इसमें आपको बताना है कि कुल कितने टर्म हैं, इसमें कुल कितने टर्म हैं, कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, वेरिएबल बताना है आपको, टर्म बताना है, साथ ही साथ सबका कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, सबका कोफिशिएंट बताना है, क्या आप लोग बता लोगे? चलो एक बार मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में सारी चीजें। देखो इसमें वेरिएबल देखो कितना है, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, मतलब वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल केवल एक है एक्स। टर्म की बात करें तो एक एक्स क्यूब है, 2 3 4, कुल 4 टर्म है। ठीक है, कोफिशिएंट सबका बता दे रहे हैं, जैसे -x³ का कोफिशिएंट -1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 होगा, एक्स का कोफिशिएंट 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सारा कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, समझ में आ गया, आपको पता चल गया ना वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ये अब आप लोगों को बता दे रहा हूँ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताया, पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जैसे कुछ टर्म है, जीरो कहो या कांस्टेंट कहो दोनों एक ही हैं। ठीक है, जीरो क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कुछ टर्म ऐसे होते हैं, जैसे 7 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, इसमें अगर देखोगे ना इसमें एक्स के पावर जीरो रहता है, एक्स के पावर जीरो रहता है, एक्स के पावर जीरो रहता है। कहोगे क्यों? क्योंकि एक्स के पावर जीरो का मान 1 ही होता है, एक्स के पावर जीरो का मान 1 ही होता है, तो 7x के पावर जीरो का मान 7 ही होगा, 5x के पावर जीरो का मान -5 ही होगा, 6x के पावर जीरो का मान 6 ही होगा। अगर मान लो केवल 7 लिखा है तो इसको अल्जेब्रिक 7 लिखा है, इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 7x के पावर जीरो, -5 लिखना है तो इसको लिख सकते हो -5x के पावर जीरो। ये क्या है? ये जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी तो आपने ये सारी चीजें देख लिया। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लेकिन अभी क्या आप लोगों को पता चला पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कहोगे सर अभी आपने बताया ही नहीं पॉलिनोमियल। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल वह भाग होता है जब हमारा कोई भी अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए, कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो उसका जो पावर होना चाहिए वह एक होल नंबर होना चाहिए, वही क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल होता है। जैसे जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो x के पावर 2 है, एक्स के पावर 2 है, वह क्या है? एक होल नंबर है। हमेशा पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर रहना चाहिए, तभी वह पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, होल नंबर है। होल नंबर होता क्या है? जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, यहाँ से लेकर के
अनंत तक, पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है, होल नंबर हमेशा जो हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, एक होल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अब कहोगे ठीक है सर, ये अगर हम ऐसे लिख दे तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, कहोगे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x प्लस यहाँ पर x पावर -1 लिखोगे, x ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, मतलब उसका पावर जो होता है वो माइनस में लिखाता है। यहाँ पर -1 जो होता है एक इंटीजर्स होता है, इस कारण से यह होल नंबर नहीं है, इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार से एक्स क्यूब प्लस 1/x3, क्या ये पॉलिनोमियल है? कहोगे नहीं सर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस एक्स पावर -3 लिखेंगे, जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। -3 -3 हमारा होल नंबर नहीं है, इस कारण से इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, इस कारण और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। √x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? कहोगे सर ये भी नहीं है। हम कहेंगे क्यों? कहोगे देखो रूट एक्स जो होता है उसको एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए होगा? पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी हमारा पार्ट होना चाहिए वह एक होल नंबर रहना चाहिए। क्या ये पॉलिनोमियल है? कहोगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वाला टर्म तो पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन इस पूरे टर्म को अगर लोगे तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि रूट वाई है। ठीक है, ठीक है। रूट वाई का मान जानते हो क्या होता है? रूट वाई को हम लिखते हैं वाई 1/2, जो कि होल नंबर नहीं होता। इसको अगर ऐसे लिखोगे तो क्या पॉलिनोमियल रहेगा? बताना आप लोग। √5 × वाई पे हमारा रूट नहीं है, दिमाग लगाओ और बताओ आप लोग। चलो, चलो ठीक है, आप लोग बता दिए होंगे, आप लोग सोच लिए होंगे, वही बहुत बड़ी बात है। देखो ये जो होगा ये पॉलिनोमियल है। कहोगे क्यों? हम कहेंगे कि बेटा देखो ये जो रूट है ना, ये रूट है केवल 5 पे है, वाई पे नहीं है। तो अगर वाई पे भी होता है तो हमारा क्या होता है, होल नंबर नहीं रहता। लेकिन अभी ये वाई पावर 1 है, जो कि एक होल नंबर बन रहा है, इस कारण से ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, 7x² प्लस x², 5y², इसमें ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? बताओ आप लोग, ये पॉलिनोमियल बनेगा या फिर नहीं बनेगा? कहोगे सर अगर आप इसको सॉल्व करोगे x² ऊपर जाएगा, यहाँ पर x⁵ रखो, ये x⁵ है, ये x⁵ है। तो देखो x² जो है नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो ये -2 कर देगा। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, 7x² प्लस 5y²। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 7x⁵ 5 में से 2 गया 3 प्लस 5y²। ऐसे लिखोगे तो देखोगे कि ये पॉलिनोमियल बन रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर जो आ रहा है वो होल नंबर आ रहा है, होल नंबर होने के कारण से ये पॉलिनोमियल बन रहा है। ठीक है, अगर होल नंबर नहीं बनता, ठीक है, अगर मान लो यही 7 पावर, यही अगर ऐसा होता 7 पावर x x² प्लस 5, तो हमारा होल ये पॉलिनोमियल नहीं रहता, क्योंकि x² को ऊपर लेकर जाते तो किसी से माइनस नहीं होता, हमारा हो जाता है 7x⁻² प्लस 5, जो कि x-2 जो होता है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये होल नंबर नहीं बन रहा है, इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया? हमने अभी तक क्या क्या सीखा? ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे अभी देखिए क्या बच्चा है आप लोगों का। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था टर्म, हमने आप लोगों को बताया था टर्म, टर्म आप लोगों को बता दिया था। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए x² प्लस
5y -2। इसमें कुल कितने टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म है। इसमें कुल कितने टर्म है? 3 टर्म है। जानते हो, टर्म के अनुसार जो पॉलिनोमियल दिया जाता है उसमें कुछ न कुछ टर्म रहते हैं, जैसे कि उनको उस नाम से बुलाया जाता है। जैसे जिसमें 1 टर्म रहता है, केवल एक टर्म रहता है, जैसे 5x हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, -5x⁴ हो गया, या फिर -2 हो गया। इन सभी को हम लोग कितने, इसमें कुल 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है, 1 टर्म है, 1 टर्म है। इसी कारण से हम इसको बोलेंगे क्या? मोनोमियल। इसे क्या बोला जाता है? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में एक टर्म है। एक टर्म जो होता है मोनोमियल होता है। जिसमें 2 टर्म आ जाते हैं, 2 टर्म जैसे x 5x² + 1। इसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म होता है उसे बोलते हैं बायनोमियल। जिसमें 2 टर्म होता है उसे बोलते हैं बायनोमियल। ठीक है। और जैसे 6x⁴ + y, ये भी बायनोमियल है। ठीक है। जिसमें 2 टर्म होता है बायनोमियल। जिसमें 3 टर्म होता है उसे ट्रायनोमियल। जिसमें 3 टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रायनोमियल। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल लें, अगर हमारा वेरिएबल x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + x² + पाई। इसमें 3 टर्म हो गया, 1 2 3, और वेरिएबल एक ही है, px इसका से लिख सकते हैं। 3 टर्म होता है तो उसे ट्रायनोमियल बोलते हैं। और ट्रायनोमियल का और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 + x + x²। यह भी ट्रायनोमियल है। तो एक मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल, यही होता है। 3 टर्म बताया गया है इसमें आपको। इसके साथ आता है डिग्री। अब देखिए डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है? डिग्री जैसे जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का क्या? हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का वही डिग्री कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दूं, अगर हमारा वेरिएबल x है तो हम px बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3x⁴ + 4x⁴ + 7x⁵ -6√x। ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए डिग्री क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कहोगे सर यहाँ पर √x नहीं रहेगा। ठीक है, x⁴ लिखो। ठीक है। अब हमने कहा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो कहोगे इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है 7 है, इस कारण से इसकी डिग्री जो होगी वो 7 होगी। ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है। अब इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? कहोगे सर इसकी डिग्री जो होगी ना वो 9 होगी, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 9 है, इस कारण से इसकी डिग्री 9 होगी। ठीक है। समझ में आ गया डिग्री क्या होता है? डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री कहते हैं। अब होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे आपने देखा था, जिसमें टर्म होते हैं तो उसको मोनोमियल बनता है, बायनोमियल बनता है, ट्रायनोमियल बनता है। जिसमें जितने टर्म होते हैं, एक टर्म रहता है तो मोनोमियल, 2 टर्म रहते हैं तो बायनोमियल, 3 टर्म होते हैं तो ट्रायनोमियल। उसी प्रकार से जिसमें एक डिग्री रहती है, एक डिग्री मतलब जिसका पावर 1 होता है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 4x प्लस, इसकी डिग्री कितनी है? x की 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल। 5y + 7 लीनियर पॉलिनोमियल। 7y लीनियर पॉलिनोमियल। t + √2 लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारे क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगर डिग्री 2 रहती है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 रहती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5y² + 5y + 2
इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यही रहता √5 माइनस 5y² प्लस 5y, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। बस आप डिग्री अगर 1 रहे तो डायरेक्ट बोलो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री अगर 3 हो जाए, डिग्री अगर आपका 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर डिग्री 3 हो जाए तो एक क्वाड्रेटिक कुछ जगह क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक मतलब 3। ये जो होगा कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्यूबिक। कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। टर्म 3 अगर रहता है तो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं, टर्म 2 रहता है तो बायनोमियल, टर्म 1 रहता है तो मोनोमियल। डिग्री 1 रहती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 रहती है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक। आप लोग ये बताओ हमें कौन सा पॉलिनोमियल है? बताओ इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है? कहोगे सर इसकी डिग्री तो 3 है। हम कहेंगे हाँ, तो क्या बनेगा? कहोगे सर आसान है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो होता है जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है ना, इसको ध्यान रखना। जो जीरो पॉलिनो ए पॉली को पॉलिनोमियल पढ़ना बराबर नॉट डिफाइंड है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कहोगे क्यों नहीं कर सकते? हम कहेंगे देखो बेटा, जब जीरो लिखोगे, एक्स के पावर 1 लिखोगे तो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो एक्स के पावर 2 होता है तो भी जीरो होता है। जीरो एक्स के पावर 100 होता है तो भी जीरो होता है। मतलब कि जीरो के पावर, जीरो इंटू एक्स के पावर कुछ भी हो, उसका मान हमेशा जीरो आता है। इस कारण से जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिक्स नहीं रहता है कौन सा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने नम चैप्टर 1 को समाप्त कर दिया, पॉलिनोमियल के सारे बेसिक कंसेप्ट सीख लिए। अब देखो आप लोग यहाँ से जो भी चीजें आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से बता लोगे। जितने भी यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई थी, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला लेसन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखो फर्स्ट क्या है, क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? नहीं बता सकते? तुरंत बता दोगे। अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा बुक से पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी से आपका खत्म हो सके। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो जैसे कि मान लेते हैं हमने अगर 1 है, ये हमारा क्या मान लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप लोग बस देखते जाओ, सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चंस। जैसे देखो एक पॉलिनोमियल ये है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम x बराबर 1 रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे तो ये बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा, आएगा ना। मत अगर फिर x की जगह अगर 2 रखेंगे तो फिर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ और मान आएगा। ठीक है, कुछ और मान आएगा। फिर अगर हम यहाँ पर x की जगह एक बार हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो इसमें जब रखेंगे तो इसका मान अलग अलग आता रहेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैल्यू पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू पॉलिनोमियल। मतलब वैल्यू अगर हम लोग बदलते जाते हैं तो पॉलिनोमियल की मान बदलता जाएगा। वैल्यू बदलेगा तो पॉलिनोमियल बदलेगा। तो अभी तो ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं, जैसे देखो इसमें दिया गया है आपको, कह रहा है कि आप लोग बताओ वैल्यू के, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी अगर हम x बराबर 1 रखेंगे। इस पूरे पार्ट में x बराबर 1 रखोगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7। तो 7 और 5 12, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है,
तो x बराबर 1 रखने पर हमारा ये पॉलिनोमियल कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे रखा हुआ है। इसी प्रकार से जब इसमें 2 रखा गया इस वाले पॉलिनोमियल में, तो हमारा मान कुछ हो रहा है। ठीक है, 16 + 11 आया। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये मतलब इसे वैल्यू पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल वह होता है जैसे कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है कि x+2 एक पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल तभी होगा जब x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रख दें कि इस पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाए, तो उसे फिर जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर से बोल रहे हैं, x के मान की जगह का ऐसा मान रखो कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखोगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पर -2 रखेंगे x की जगह, तो ये +2 बनेगा। तो ये -2 + 2 बराबर जीरो। तो इसका जो x+2 का एक मान आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा। -2 क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा उसका। x+2 का जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, x+2 का मान क्या होगा, -2। -2 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो वही उसका जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जैसे जीरो पॉलिनोमियल आपको बता रहा है 2x+1 का, इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो, जिसका भी जीरो पॉलिनोमियल निकालना है आपको, कुछ मत करो, बस उसको इसको निकालना है। 2x+1 का जीरो पॉलिनोमियल बराबर जीरो लिख दो। 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। ये -1/2 आ गया। इसका मतलब x की, अगर यहाँ पर x बराबर -1/2 रख दोगे तो हमारा मान जीरो आ जाएगा। देखो करके कर लो, करोगे जब यहाँ पे तो हो जाएगा 2 -1/2 +1। देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, -1 और +1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब इस वाले मान के लिए हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या है, -1/2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब इसमें सब में देखो मान केवल रखना है, आपको बताना है। जैसे सारे क्वेश्चन सब आप लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या रखना है, x बराबर एक बार फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल का। कब, जब x बराबर जीरो रख दोगे, एक बार 1 रख -1 रख दोगे, एक बार x बराबर 2 रख दोगे, अलग अलग वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन से बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है। क्वेश्चन देखो बोला क्या जा रहा है, कह रहा है एग्जामाइन मतलब जांच करो, वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना। देखो अगर x+2 इसका फैक्टर है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर x+2 बराबर x+2 का जीरो क्या होगा, x+2 का जीरो मतलब x बराबर हमें लिखना पड़ेगा -2। ठीक है, -2 x का -2 मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर जीरो आ जा रहा है तो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं है। सीधी बात है। चलो देखो यहाँ पर x³ है, x+2 -2 आएगा। -2 का यहाँ पर रखा गया है ये पार्ट, जब -2 का मान रखा गया तो -8 + 12 + 10 + 6 बराबर जीरो। इसका मतलब एक फैक्टर ये हो गया। इसी प्रकार जब आप इसको देखोगे तो 2 × -2 + 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 + 4, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, दोनों दोनों जो है वो क्या है, वो फैक्टर है। दोनों का फैक्टर x+2 है। बस यही फैक्टर होता है। जैसे इसको देखो, इसमें कह रहा है कि x - 1 जो है उस
उसका फैक्टर है, इस पूरे पार्ट का फैक्टर है, तो x माइनस वन अगर फैक्टर है तो x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा, किसमें, इस वाले पार्ट में। जब x बराबर वन रखोगे तो हमें क्या कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो बस x बराबर वन रख दो, और वन का क्यूब प्लस थ्री, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इसी को सॉल्व कर दो, इसका मान फोर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसका मान थ्री आएगा और इसका मान माइनस फोर प्लस के आएगा, ये और ये कट जाएगा, तीन बचेगा, के का बराबर क्या आ जाएगा, माइनस तीन, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस तीन, ठीक है। बस यही था आपका इसमें। चलो, अब सीखना है आपको फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, एक्चुअली चीज जो सीखना है उसको देख लो। जैसे क्वेश्चंस क्या है इसमें, क्वेश्चंस आपका दिया गया है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव, इसका आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने से पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चीजें ध्यान रखना। देखो, जो लास्ट टर्म है उसको देखा जाता है और इसको देखा जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का जब सिक्स का और फाइव का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, थर्टी आएगा, ठीक है। अब थर्टी का इस प्रकार से फैक्टर करो कि इसके ठीक बाद क्या है, प्लस है, प्लस करने पर क्या है, सेवेंटीन है। फिर से सुन लो, हमें इसका और इसका क्या है, मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा थर्टी। तो थर्टी का इस प्रकार से फैक्टर करना है कि ये अगर प्लस है तो प्लस करने पर, अगर ये माइनस होता तो माइनस करने पर क्या है, उसके बाद वाला सेवेंटीन आए, सीधी सी बात है। चलो फैक्टराइज करो इसको, फैक्टराइज करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आपका, ये फाइव हो जाएगा, ये फाइव है, थर्टी है, थर्टी को फैक्टर करोगे तो दो बार में, फिर तीन बार में, फिर पांच बार में एक, ठीक है। तो देखोगे, पाँच है पंद्रह, पंद्रह में जब दो ऐड करोगे तो सत्रह हो जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका, फिफ्टीन प्लस टू हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव। कॉमन क्या होगा इसमें और इसमें, फिफ्टीन है तो थ्री एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स होगा, टू एक्स प्लस फाइव, और इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें वन कॉमन होगा, टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स प्लस फाइव, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। चलो एक और फैक्टर करेंगे हम लोग, देखेंगे कोई और है। वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। अब देखो सिक्स ये है, यहाँ पर वन है, सिक्स वन जा क्या होगा, सिक्स ही होगा, सिक्स का इस प्रकार से फैक्टर करो, ठीक है, सिक्स का इस प्रकार से फैक्टर करो कि प्लस करने पर पाँच आ जाए, सिक्स का इस प्रकार से फैक्टर करो कि प्लस करने पर क्या है, फाइव है। तो देखो दो तेईस है, तो दो प्लस तीन, दो और तीन करोगे तो छः ही है, दो तेईस मल्टीप्लाई करोगे छः आएगा, प्लस करोगे पाँच आएगा, दो प्लस तीन, तो वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स बराबर जीरो। क्या हो जाएगा, कॉमन करोगे वाई, तो वाई माइनस टू यहाँ पर हो जाएगा, फिर माइनस थ्री, थ्री कॉमन करोगे माइनस लेकर के वाई, यहाँ पर जब माइनस कॉमन किए रहोगे तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा माइनस का टू, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा वाई माइनस टू, दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, वाई माइनस थ्री, यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, किसका, इस पूरे पार्ट का फैक्टर ये हो जाएगा। समझ में आ गया।
ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा फैक्टर, बस ऐसे ही करते जाओ, फैक्टर हो जाएगा आपका। चलो, और कोई फैक्टर होगा तो वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, यही दो फैक्टर था, एक प्लस का एक माइनस का, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक्सेस जैसे अब मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? जानते हो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? ये वाला क्वेश्चंस करने के लिए आपको लास्ट वाला पार्ट देखना है, वो 120। देख लिए 120। अब 120 का कौन कौन सा फैक्टर बनता है, जैसे एक्स प्लस माइनस वन भी इसका एक फैक्टर है, प्लस माइनस टू भी है, प्लस या माइनस थ्री भी है, प्लस या माइनस फोर भी है। जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उन सबको लिख लो, चाहे इतना ही करोगे तब पर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्स प्लस वन, एक बार प्लस वन लोगे, प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। मान लो ये यहाँ से आपको लेना है, एक मान लो प्लस वन इसका एक फैक्टर है, क्या है, प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर माइनस वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वन रखोगे, एक्स प्लस वन मान लेते हैं कोई एक फैक्टर बने, एक्स प्लस वन मान लो इसका एक फैक्टर है, तो एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, यहाँ पर माइनस वन रखोगे। ठीक है, अगर ये जीरो दे दे रहा है तो उसका फैक्टर है, नहीं देगा तो उसका एक फैक्टर नहीं है, चलो रख लो। यहाँ पर माइनस वन रखोगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस वन का क्यूब, -23, फिर माइनस वन का स्क्वायर, प्लस 142 माइनस वन माइनस 120। सॉल्व करो इसको, माइनस वन का क्यूब करोगे तो माइनस वन ही आएगा, इसका 23, इसका तो -23 आएगा, क्योंकि वन वन तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर -142 -120, मतलब देख रहे हो, नहीं कटेगा। तो अगर x माइनस वन नहीं हो रहा है तो मान, मतलब ये x माइनस वन बराबर जीरो रखा था हमने, x प्लस वन बराबर जीरो रखा था, तो x बराबर माइनस वन आया था, तो उसका एक फैक्टर नहीं बन रहा था। फैक्टर बनता तो सारा कट के जीरो आ जाता, जो कि नहीं हुआ था। अब x माइनस वन बराबर जीरो रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, वन आएगा। एक बार वन भी रख के देख लो, वन रख के देखोगे तो क्या होगा, वन का क्यूब -23, वन का स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन -120, यही होगा, बराबर क्या हो जाएगा, वन -23 प्लस 142 -120। ठीक है, देखोगे तो अगर इसमें से इतना घटा दोगे तो आपका, ठीक है, ठीक है, इसमें देखोगे ना, ये पूरा काटोगे ना, 23 में से पहले एक घटा दो तो 22 हो गया, 22 में से 42 घटाओगे तो 120 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव का 120 रहेगा, और यहाँ पर निगेटिव का 120 रहेगा। आप अपने मन से इस कैलकुलेशंस के, इस वाले कैलकुलेशंस को करोगे तो भी ये पूरा कट के जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर वन हमने रखा था तो हमारा एक फैक्टर मिल गया था, तो उसका एक फैक्टर x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस वन, जो x माइनस वन उसका एक फैक्टर आया है। अब उसी को इस पूरे पार्ट से डिवाइड करो। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो, चलो, क्या था हमारा, क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं हम। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अब इसको जो है इसमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। सब लोग क्लास 8 में सीखे थे, पहले क्या होता है, फर्स्ट वाले को काटना रहता है, तो x को अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कट ये नीचे, नीचे वाला चिन्ह हमेशा जो होता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, और नीचे वाला साइन लेते हैं हमेशा, ये कट जाएगा,
ये 23 है, 23 में से गया 22 और यहाँ पर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। ये कितनी बार में जाएगा? फिर देखोगे अगर यहाँ पे रेड कलर ले रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर एक बार लेकर गए थे तो हमें 22 अब चाहिए, 22 एक्स, तो माइनस का 22 एक्स लोगे, ठीक है, तो प्लस 142 एक्स, इसको उतारो अभी। चलो अब इसको सॉल्व करो। तब 22 एक्स लिए हो तो यहाँ पर हो जाएगा 22 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का और 22 एक्स, ठीक है। अब काट दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, एक आ गया 120 एक्स माइनस 120, ठीक है। कितनी बार में जाएगा? प्लस 120 है तो यहाँ पर प्लस 120 ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 120 एक्स। अब देखो ये पूरा कट जाएगा, अब अगर देखोगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। यही आपका आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन और आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। एक तो इक्वेशन ये आ गया, पता चल गया था हमें एक्स माइनस वन उसका एक फैक्टर है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 को भी सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही क्या होगा? चलो उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे बताया था वैसे ही सॉल्व होगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर तो ये पहले ही आया था, ये x-10 x-12 और आ जाएगा इसका फैक्टर, तो ये इसका तीन इक्वेशन बन जाएगा, तीन फैक्टर्स, x-1 x-10 x-12, ठीक है। उम्मीद है आप लोग कर लोगे क्योंकि मैंने उसको बताया भी। अब देखो आपको बताना क्या है, जैसे डिटरमाइन द विच ऑफ द एज एक्स प्लस वन का फैक्टर है, एक्स प्लस वन का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? इसको एक्स बराबर माइनस वन रखने पर हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जो जो होगा वो फैक्टर होगा। उसी प्रकार ये सारा भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी देख लो, फर्स्ट वाला जो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स ए प्लस एक्स प्लस, बस। आइडेंटिटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं, फार्मूले पे आपको अपना रखना पड़ता है। जैसे देखो ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। वैसे ही और ये क्या है? एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे फार्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटीज का यूज करना है, इसको बताओ कैसे करोगे? 100 + 5 100 + 6, बस 100 + 5 100 + 6 करोगे तो भी आपका आंसर ये पूरा आ जाएगा। आइडेंटिटीज का यूज करना है, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फैक्टराइज इसको करना है, कैसे करोगे? ओके सर, ये देखो 7x 7a का स्क्वायर है और ये क्या है? 5b का स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 × 7a × 5b प्लस, देखो दो, 2 × 7 = 14 = 70, तो 2 × 7 = 14 14 × 5 = 70, जो कि ये आ जा रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट हो गया 7a + 5b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट देख सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका आंसर वैसे करना चाहो कर सकते हो। आइडेंटिटीज नंबर 5 देखो ये पूरा दिया गया है,
बस इसी पे मान रखना है, ठीक है। जैसे ये दे दिया गया है, अभी x बराबर 3 है, y बराबर 4 भी, z बराबर 5 से सबका मान रख दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, बस सॉल्व कर दो। वैसे ये वाला पार्ट भी है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पहले से ही फैक्टराइज कर दिया है, आपको इस वाले पार्ट में लाना है। फैक्टराइज पहले ही करके दिया है, तो कैसे करोगे? ये देखो 2x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर, देखो ये माइनस वाला पार्ट केवल देखो, माइनस वाला यहाँ पर देख रहे हो, माइनस वाले में y कॉमन है, y कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। y कॉमन है, इस कारण से y जो होगा माइनस में आएगा। इसी प्रकार से देखो ये क्यूब है, क्यूब का फार्मूला यही होता है, फार्मूला आप याद कर लो। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। बस 3a प्लस 4b का होल क्यूब कर दो 5। इसको बताओ, 100 प्लस 4 का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है। मान रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट आइडेंटिटीज आपकी ये है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका मान क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, ठीक है। एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। बस भाई मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज आपको पहले ही अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 का है, ये y का है, ये 3z का है, माइनस 3 इंटू ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड लिख लिया। जब इतना हो गया, ये इस वाले फॉर्म में आ गया, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस आपका ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने पहले ही करवा दिया है, ये नहीं कि मैंने नहीं करवाया है। सारे चैप्टर का एक ही क्वेश्चंस करवाया है, इसके साथ ही एग्जाम्पलर की बुक को पूरा सॉल्व करवाया है, ठीक है। एग्जाम्पलर की बुक में जितने क्वेश्चंस थे सारे सॉल्व करवाए हैं, और इसका ये जो चैप्टर है उस चैप्टर को भी पूरा सॉल्व किया है, करवाया भी है हम लोगों ने, हमने। और ये जो था केवल वन शार्ट था, इस कारण से, ताकि अगर आप लोगों को रिवीजन करना हो तो एक बार रिवीजन आप लोग कर लो, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, कि आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ और भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। वन शॉट में आपको पूरा चीज आपको बता दिया गया है, सारी थ्योरी और सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। अगर आप लोग एक बार इसको, मतलब कि अगर पूरा कर लेते हो तो इसको रिवीजन करने के लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।